नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं माध्यिका की। पिछले कुछ सेशंस के अंदर हम लोगों ने बात करी थी समांतर माध्यिक की, और आज हम लोग बात करेंगे माध्यिका की। और माध्यिका खत्म होने के बाद बात जो करेंगे वो हम करेंगे बहुलक की। तो माध्यिका और माध्यिका से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आज के सेशन में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो कक्षा है यह हमारे यहाँ से 30 मार्च को निकली है। आपके वहां कब पहुंची, आप कहाँ से सेशन देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट से बता देना। बाकी कोई दिक्कतें आए वो भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। साथ ही साथ याद रखेंगे कि आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, आप प्रैक्टिस इस किताब से कर सकते हैं। ये मात्र और मात्र 199 रुपए में आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। केवल यही किताब नहीं, कंप्लीट नोट्स भी आप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मॉडल पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 के मॉडल पेपर है। और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मात्र 499 रुपए में मिलेगा आपको लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के इस मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं, बहुत बेसिक से चलेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कंटिन्यू आप पढ़ना। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेरे भाइयों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना उसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका बोले तो मीडियन, और मीडियन बोले तो एम। हम माध्यिका पढ़ने वाले हैं। और माध्यिका की अगर बात करें ना तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो माध्यिका है ना बच्चों, ये एक स्थिति माप होता है। याद रखना, स्थिति माप होता है। ये इसको स्थिति माप हो, यानी हमने शुरू में पढ़ा था ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं। एक स्थिति माप होता है और एक गणितीय माप होता है। तो समांतर माध्य जो हमने पढ़ा ना वो गणितीय माप था, ये स्थिति माप है ना। याद रखना, यहाँ पर माध्यिका का जो माध्यिका निकालेंगे ना, माध्यिका जो ज्ञात करेंगे ने, माध्यिका जो ज्ञात करे ना, माध्यिका ज्ञात केवल स्थिति के आधार पर होगी। माध्यिका ज्ञात केवल स्थिति के आधार पर होगी, ठीक है ना, स्थिति के आधार पर होगी। और तुम लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो माध्यिका ज्ञात केवल स्थिति के आधार पर होगी यार। और अगली बात आप याद रखेंगे, जो प्राप्त आंकड़े होते हैं ना, प्राप्त आंकड़े, प्राप्त आंकड़े आदर्श नहीं होते हैं, आदर्श नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है, जितने भी आंकड़े हैं ये आदर्श नहीं होते हैं। हमने समांतर माध्यम में 3 बातें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी से प्राप्त आंकड़े पूर्णतः आदर्श होते हैं। खंडित श्रेणी से प्राप्त आंकड़े पूर्णतः आदर्श होते हैं। लेकिन सतत श्रेणी से प्राप्त आंकड़े जो हैं वो आदर्श नहीं होते हैं। वैसे ही ये भी आदर्श नहीं होता है। उसके बाद में अगली जो बात आपको याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है ये सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती है। माध्यिका सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम गलती से किसी एक डेटा को चेंज भी कर दोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जब मान निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो जितने डेटा है ना, सभी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ डेटा यूज होता है, कुछ डेटा यूज नहीं होता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना है, जो हमने उसमें भी पढ़ा था, जो लिमिट वैल्यू होती है ना, लिमिट वैल्यू बोले तो चरम मूल्य, चरम मूल्य से अप्रभावित होता है। हमने वहां क्या पढ़ा था? अप्रभावित होती है या होते हैं। माध्यिका जो है ना, समांतर माध्य का हमने पढ़ा था कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। और जब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे तब बोलेंगे न्यूनतम प्रभावित होता है।
पर जब हम लोग माध्यिका पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं कि चरम मूल्यों से बिल्कुल भी अप्रभावित है, चरम मूल्यों का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को याद रखनी है, कोई बड़ी चीजों की तरफ नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। चरम मूल्यों से अप्रभावित होता है। उसके बाद में जब अगली बात करें हम लोग, वो याद रखना, इसका जो गणितीय विवेचन होता है, गणितीय मान लो या इसका बीजीय विवेचन मान लो, गणितीय या बीजीय विवेचन जो होता है ना, गणितीय बीजीय विवेचन जो होता है वो संभव नहीं है। गणितीय या बीजीय विवेचन जो होता है ना वो संभव नहीं है। केवल आपको इतनी सी बातें याद रखनी है, बड़ी बेसिक से याद रखना है, बहुत शानदार से याद रखना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां से हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो आता है ना वो आता है मेरे प्यारे भाइयों, हमारी कौन सी श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला। यहाँ पर नाम आता है व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला के समांतर माध्य, व्यक्तिगत श्रृंखला के समांतर माध्य, ये ध्यान रखना, या सॉरी की माध्यिका, व्यक्तिगत श्रृंखला की माध्यिका। समांतर माध्य तो हमारा हो चुका है, व्यक्तिगत श्रृंखला की माध्यिका ये हम लोगों को निकालनी है। थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे खंडित श्रृंखला की माध्यिका, थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे सतत श्रृंखला की माध्यिका। और याद रखना, व्यक्तिगत हो, खंडित हो, सतत हो, इनमें एक एक प्रकार के प्रश्न बनते, इनमें ज्यादा नहीं बनते। जो ज्यादा बनने थे ना वो हमारा जो पढ़ लिया हम लोगों ने टॉपिक समांतर माध्य, उसके अंदर ज्यादा बनते थे। यहाँ पर याद रखना भाई, जो भी आंकड़े आते हैं, यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो आंकड़े हम लोगों को मिलते हैं ना, जो भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आरोही, आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। बस इतना सा काम आपको करना है। क्या करना है, मेरी बात फिर से समझो। जितने भी आंकड़े होते हैं उन सभी आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लगाना है या सभी आंकड़ों को अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम की बात करूं, अवरोही क्रम की बात करूं, आरोही इसके अंदर अक्षर कम होते हैं, अवरोही में अक्षर ज्यादा होते हैं। आरोही छोटा शब्द है, कम अक्षर है, अवरोही बड़ा शब्द है, इसमें ज्यादा अक्षर है। जिसमें कम शब्द होते हैं ना वो कम से ज्यादा की तरफ चलता है, और जिसमें पहले से ही ज्यादा शब्द होते हैं ना वो ध्यान रखना बच्चों, ज्यादा से कम की तरफ चलता है। और एक चीज और याद रखना, जो कम से ज्यादा की तरफ चलता है ना ये हमारा बढ़ता क्रम होता है। ये जो होता है ना ये बढ़ता क्रम होता है, और ज्यादा से कम की तरफ चलता है ना ये हमारा घटता क्रम होता है। तो तुम लोगों को याद रखना है, जो आंकड़े आते हैं उनको या तो आरोही क्रम में लगाना है या उनको अवरोही क्रम में लगाना है। लगाने के बाद ये तो काम हो ही गया, लगाने के बाद बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या माध्यिका होगी, बीच वाली संख्या माध्यिका होगी, ये ध्यान रखना है। आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद जो सबसे बीच में आता है वो वाली जो संख्या होती है ना वो हमारी माध्यिका होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे बीच वाली संख्या, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, व्यक्तिगत श्रृंखला की माध्यिका निकालनी है, सीधा सा तरीका, बिना किसी फालतू बात के। क्या है सीधा सा तरीका, कि जितने भी आंकड़े आए उनको या तो बढ़ते क्रम में लिख दो या उनको घटते क्रम में लिख दो। मतलब या तो आरोही क्रम में लिख दो या उनको अवरोही क्रम में लिख दो। लिखने के बाद जो सबसे बीच में आता है वो हमारी माध्यिका होती है। अब बात यह है, इसके कोई खास प्रश्न नहीं बनते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न बताऊं, मेरी बात को समझो सभी लोग,
मेरे सामने क्वेश्चन है 13, 7, 21, 22, 15 और 6 और एक संख्या और लिख देता हूं 8। लो, 2 2 4 3 7। आपको इनकी माध्यिका निकालनी है। आपको जब इनकी माध्यिका निकालनी है ना, तो इनको या तो आप आरोही क्रम में लिखो या आप अवरोही क्रम में लिखो। या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, मतलब या तो बढ़ता हुआ क्रम लिखो या घटता हुआ क्रम लिखो। हमने इसको आरोही क्रम का लिखा। देखो बच्चों, यहाँ आरोही में 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर हैं। अवरोही में अक्षर ज्यादा है, जिसमें अक्षर ज्यादा होते हैं ना, वो ज्यादा से कम में चलता है। जिसमें अक्षर कम होते हैं ना, वो कम से ज्यादा में चलता है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले कौन आता है? हमने कहा 6 आता है। उसके बाद में कौन आता है? हमने कहा 7 आता है। 7 के बाद में कौन आता है? 8 आता है। 8 के बाद में कौन आएगा? 13 आएगा। 13 के बाद में कौन आएगा? 15 आएगा। 15 के बाद में कौन आएगा? 21 और 22। 21 आएगा और बाद में कौन आएगा? 22 आएगा। इतना ही तो आएगा। अब देखो, आप एक बार ध्यान से देखना, ये इधर की 3 संख्याएं इधर छोड़ दो और 3 संख्याएं इधर छोड़ दो। जो सबसे बीच में लिखा हुआ है ना, इसी को ही माध्यिका बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सबसे बीच में जो वैल्यू आ गई वो हमारी माध्यिका होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलो, क्लियर है? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इससे ज्यादा ही ज्यादा क्या होगा भाई? अगर तुम इसको घटते क्रम में लिखोगे तो भी माध्यिका ऐसे ही निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिखा 24, मैंने 8 लिखा, 7, 17 और 35 ये लिखा है ना। इनकी हम लोगों को माध्यिका निकालनी है। इनकी हम लोगों को क्या निकालनी है? माध्यिका। तो चलो मुझे बताओ कि इनकी माध्यिका कैसे निकालो। तो आप यही तो कहोगे, या तो बढ़ता हुआ क्रम लिख दो या इनका घटता हुआ क्रम लिखो। या तो क्या लिखना आपको? बढ़ता, या फिर क्या लिखना है आपको? घटता क्रम। या तो बढ़ता हुआ क्रम लिख दो या घटता हुआ क्रम लिखो। हम लोगों ने फैसला लिया कि भाई घटता हुआ क्रम क्यों लिखें, हम तो बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे ना। तो बढ़ता हुआ क्रम लिखो। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी आपके अकॉर्डिंग? कौन सी संख्या आएगी? तो आपने कहा सर हमारे अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 7 आएगा। 7 के बाद में बढ़ते हुए क्रम में हमारे अकॉर्डिंग 8 आएगा। 7 के बाद में 8 के बाद में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ते हुए क्रम में 13 आएगा। 13 के बाद में यहाँ पर 17 आएगा। 17 के बाद में मेरे भाइयों यहाँ पर 24 आएगा और 24 के बाद में यहाँ 35 आएगा। ये हमने लिख दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सबसे बीच में उसको माध्यिका बना दूं क्या? आप बोलोगे सर सबसे बीच का मतलब 3 संख्या इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, यहाँ तो बीच में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है? वो बात तो आपकी ठीक है, पर एक छोटी सी चीज सोच के देखो। जो संख्या, याद रखना बच्चों, 13 और 17 के बीच, वैसे माध्यिका सबसे बीच होती है ना, 13 और 17 के बीच कौन सी संख्या आती है? इनके बीच वाली संख्या हम लोगों को चाहिए। तो हमने भी पूरा तरीका लगाया बच्चों। 13 प्लस 17 बट्टा 2, 13 और 17 होते हैं 30 में 2 का भाग दिया 15। ये 15 हमारी माध्यिका होती है, ये ध्यान रखना है। मतलब तुम ये याद रख सकते हो बच्चों, यहाँ से कौन सी बात याद रख सकते हो माध्यिका को लेकर के? कि आधे मान जो होते हैं ना, आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। आधे मान माध्यिका से बड़े, व आधे मान, आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं। आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं। छोटे
होते हैं। ये आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। बस इतना सा याद रखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी बड़ा घुमा के दे देते हैं, और जब आपको क्वेश्चन बड़ा घुमा के देना तो आप लोगों को बच के भी रहना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन कैसे घुमा के देंगे वो सुनिएगा आप, है ना। जरा ध्यान से देखना। जैसे एक कक्षा है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी फेल हो गए। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी फेल हो गए, फेल हो गए। जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी पास हुए हैं, जो विद्यार्थी पास हुए हैं, इनके कर्म उनके उनके प्राप्तांक, उनके प्राप्तांक 19, 18, 13, 12 और 14 है। ठीक है, उनके प्राप्तांक 19, 18, 13, 12, 14 है। तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका क्या होगी? ये ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो। अब मुझे पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरे बहुत से भाई लोग तो बड़े ही परेशान हो जाएंगे। वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालना कैसे है। पर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से निकालना है, बिना किसी टेंशन के। इधर देखो, आप इनके नंबर नोट करो। ये 5 लोग हैं, तो आप इनके नंबर नोट करो। और नंबर में एक काम करो, नंबर में भी मैंने आपको बताया था ना, या तो आप लोग आरोही क्रम लगा दो या आप लोग अवरोही क्रम लगा दो। आप नंबर नोट कर रहे हो तो या तो कौन सा लगा दो, आरोही लगा दो, या फिर आप इसका अवरोही लगा दो। चलो आरोही लगा देते हैं। आरोही लगाने का मतलब है मेरे भाइयों, बढ़ता हुआ क्रम लगा देते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तो हमने कहा 12 आएगा। 12 के बाद में कौन आएगा? तो 13 आएगा। 13 के बाद में कौन आएगा? तो 14, फिर 18, फिर 19। अब मुझे एक बात का पता है, बहुत से लोग तुरंत बोलेंगे माध्यिका 14 हो जाएगी, है ना। बहुत से लोग तुरंत ये बोल देंगे कि इसकी माध्यिका तो 14 हो जाएगी। अरे आप एक बार सोच के देखो, क्या इसकी माध्यिका 14 हो सकती है? आपको बोला गया कि 4 विद्यार्थी फेल हो गए, तो भाई जो विद्यार्थी फेल हो गए उनके नंबर तो इधर आएंगे ना। अरे मुझे एक बात बताओ, ज्यादा नंबर वाला फेल होता है कि कम नंबर वाला? तो आप कहोगे सर जिसके नंबर कम होते हैं वो फेल, तो फेल वालों के नंबर तो कम ही है ना। मैंने ऐसा मान लिया, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है। एक x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ये चार लोग वो हैं जो हमारी इस परीक्षा में फेल हो गए। और हमारी इस परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन स्टूडेंट तो है या नहीं है? आपको माध्यिका निकालनी है। अरे 4 लोग फेल हो गए, आप सोचिएगा, 4 लोग फेल हो गए और 5 लोग पास हो गए। कैसे पता लगा 5 ही लोग पास हुए हैं, फेल 4 हुए? पता कैसे लगा कि फेल 5 लोग हुए हैं? तो हमने क्या कहा कि सर 4 लोग फेल हो गए, तो क्वेश्चन में 5 लोग पास हो गए, यहाँ दे ही रखा है। आपको 9 लोगों की 9 डेटा है आपके पास, 9 डेटा है ना, उसकी माध्यिका निकालनी है। 4 डेटा आपको इधर रखना पड़ेगा, 4 डेटा आपको इधर रखना पड़ेगा, एक डेटा आपकी माध्यिका है। तो बच्चों 4 डेटा आपको इधर रखना है, 4 डेटा आपको इधर रखना है। और माध्यिका ऐसे आती है, छोटी छोटी बातों पे गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन थे ना, ये माध्यिका के जो व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर 6 लोगों की माध्यिका निकाली,
यहाँ 7 लोगों की माध्यिका निकाली, यहाँ 9 लोगों की माध्यिका निकाली, तो 6 लोग, 7 लोग, 9 लोग, इन्हीं की तो माध्यिका निकाली। जब आपने इन्हीं की माध्यिका निकाली है, एक-एक व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं, हम इंडिविजुअल पूछ सकते हैं कि तुम्हारे कितने-कितने नंबर बने। जब तुम्हारे कितने-कितने नंबर बने, एक-एक व्यक्ति से इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, उसी को ही तो व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं ना, कोई अलग थोड़ी ना होती है व्यक्तिगत श्रेणी। अब आती है बच्चों खंडित श्रेणी। तब आता है हमारे सामने एक और नई श्रेणी, खंडित श्रेणी। और याद रखना, खंडित श्रेणी की माध्यिका, खंडित श्रेणी की माध्यिका, है ना, माध्यिका को m बोलते हैं। खंडित श्रेणी की बात करें तो ये डिस्क्रीट सीरीज होती है, और माध्यिका यानी मीडियन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। आपको पहली बात तो याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी, आपको यहाँ बारंबारता प्राप्त होगी। याद आया पुराने वाले सेशन से कुछ, बारंबारता, बारंबारता प्राप्त होगी, बारंबारता प्राप्त होगी, लेकिन वर्ग अंतराल, लेकिन वर्ग अंतराल प्राप्त नहीं होगा, वर्ग अंतराल प्राप्त नहीं होगा। ये तो पहला हो गया। क्या प्राप्त होगी भाई, बारंबारता प्राप्त होगी। बारंबारता बोले तो यहाँ हमें f की वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर है, ये तो ध्यान रखना ही है। अब देखो, बस इतना ही याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। और अब देखो, मैं आपको यहाँ से और बता देता हूँ, यहाँ जो आंकड़े होते हैं ना, वो एक टेबल के रूप में आएंगे। अब आपको आरोही अवरोही क्रम नहीं लगाना होगा, आरोही अवरोही क्रम ऑटोमेटिक लगे हुए आएंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, जरा ध्यान से समझो। एक साइड में लिख देता हूँ प्राप्तांक, जैसे मैंने यहाँ प्राप्तांक लिखा और x लिख दिया, और एक ये तो प्राप्तांक हो गया, और एक में यहाँ लिख देता हूँ विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या बोले तो बच्चों ये f होता है। एक प्राप्तांक हो गया, एक विद्यार्थियों की संख्या होगी। प्राप्तांक की बात करें तो एक एक नंबर वाले, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, तीन तीन वाले, चार चार वाले, पांच पांच वाले। एक एक नंबर वाले लोगों की संख्या 4 है, दो दो वाले लोगों की संख्या 16 है, तीन तीन वाले 13 है, चार चार वाले 7 है, और पांच पांच वाले 9 है। बस इतना ही तो काम करना है, और अपन को कुछ भी करना नहीं है। ये देखो, आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। आपको इसकी क्या निकालनी है बच्चों, माध्यिका निकालनी है। तो मैं आपको एक बात और कहूं क्या, कि जब आप इसकी माध्यिका निकालते हो ना, तो आपके पास कुछ डेटा तो पहले से होता है। कुछ डेटा पहले से होने का मतलब क्या है, x का मान और f का मान आपके पास पहले से है ना। ये मान तो आपके पास पहले से है। अब हमें क्या करना पड़ेगा वो भी सुन लो। यहाँ एक नई टेबल और बनानी पड़ेगी, और नया कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। और वो जो नया कॉलम ऐड करना होगा ना, वो हमको ऐड करना होगा CF को लेकर। F तो हमारे पास है, पर हम लोगों को CF को लेकर के कॉलम ऐड करना पड़ेगा। और CF बोले तो बच्चों संचयी बारंबारता होती है। CF बोले तो संचयी बारंबारता। बेटा 4 की CF 4 ही होती है। 4 में 16 जोड़े तो CF 20 आता है। 20 में 13 जोड़े तो CF 33 आता है। 33 में 7 जोड़े तो बच्चों 40 आता है। 40 में 9 जोड़े तो बच्चों 49 आता है। ये इतना ही करना है। मेरी बात सुनो, आपको CF निकालना कैसे है। CF निकालने का बढ़िया तरीका कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाली संख्या है 4 के सामने 4, जो संख्या दी हुई है 4 दिया हुआ है,
तुम्हें 4 के सामने 4 ही लिखना है। इस 4 के अंदर 16 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 में 13 जोड़ोगे तो 33 आएगा, 33 में 7 जोड़ोगे तो 40 आएगा, 40 में 9 जोड़ोगे तो 49 आएगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 होंगे। याद रखना सबसे लास्ट वाले डिजिट की जो फ्रीक्वेंसी आई है, बारंबारता आई है, सबसे लास्ट वाली जो बारंबारता आई है ना, वही हमारे टोटल स्टूडेंट होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 49, जो सबसे लास्ट में आया वही है। इतना सा ध्यान रख। समझ गए मेरी बात? ये ध्यान रखोगे। फिर से मैं बता देता हूँ। 4 देखो, सबसे पहले 4 को तो 4 ही लिखना पड़ेगा। 4 को 16 में जोड़ा तो 20, 20 और 13 33, 33 और 7 40, 40 और 9 का सबसे लास्ट में 49 है, तो इनका टोटल 49 बचे। गलती से ये तो 49 हो गया लास्ट, गलती से ये 49 नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब चलो मैं बताता हूं बच्चों, माध्यिका किसको बोलते हैं। माध्यिका बोलते हैं n+1/2वां पद। ये लो, ये बोलते हैं n+1/2वां पद होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, n का मान 49 हो गया, तो 49 + 1 50, 50 में 2 का भाग दिया 25। अब मुझे बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको n+1 करना है, n+1 बट्टा में 2 लगाना है, इतना सा काम आपको करना है और ये वहां पद हो जाएगा 25वां पद। हमारा आंसर जो होगा ना बच्चों, वो 25वां पद होगा। 25 नंबर का जो पोजीशन हो वो होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमारी सीएफ है ना, इस सीएफ को गौर से देख। सीएफ को गौर से देखने के बाद या तो 25 इस सीएफ में खुद आ जाएगा, या तो 25 इस सीएफ के अंदर खुद आएगा, या फिर 25 से बड़ी वाली संख्या बतानी है। 25 खुद तो नहीं आया, लेकिन 25 से बड़ी वाली संख्या आ गई। 25 से बड़ी वाली संख्या कौन है? तो हमने कहा 33 है। मेरी बात को फिर से सुनो, ये जो 25 आया ना, या तो 25 खुद आएगा या 25 से ठीक बड़ी संख्या आएगी। अगर 25 खुद नहीं आया, 25 से ठीक बड़ी संख्या आई है, तो उसको सेलेक्ट कर लो और ये हमारी माध्यिका होगी। याद रखना जो x होता है ना बेटा, याद रखो समांतर माध्य, माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यिका और जो बहुलक होता है, समांतर माध्य, माध्यिका और जो बहुलक होता है ना, ये तीनों के तीनों, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों के तीनों एक्स वाली लाइन में से आते हैं। इतना ध्यान रखना है। तो 25वां पद देखो फिर से सुन लो, 25 खुद भी मिल सकता है या 25 से बड़ी संख्या मिलेगी, तो 25 से बड़ी संख्या 23। अब जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनको एक समस्या और होगी, सर 25 वाला मामला ठीक आ गया, अगर यहाँ 25.5 आ जाता, भाई मान लो ये 50 हो, 50 में एक जोड़ा 51 आ गया, 51 में 2 का भाग दिया। मान लीजिए ये 9 है, 9 की जगह 10 लिख दूं तो ये तो 50 हो जाएगा ना। ये 50 होगा तो 25.5 आएगा यहाँ, क्योंकि 50 रहेगी, 51 में 2 का भाग देंगे, 50.5 आएगा। तो भाई कोई बात नहीं है, अगर यहाँ गलती से 50.5 भी आ गया ना, तो कंफ्यूज मत होना। 20 नंबर के बाद, 20 नंबर के बाद में चाहे 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, कुछ भी होता है, सब का सब इसी के अंदर आएगा। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। 50.5 है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, 25.5 आ गया तो 25.5 हो, चाहे 26.5 हो, चाहे आपका 24.5 हो, 20 के बाद में 33 तक सब कुछ इसी में है। ये ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी माध्यिका थी खंडित श्रेणी की, इसके अंदर कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है। तुम कभी सोचो कि इसके अंदर कोई और क्वेश्चन भी बन जाएगा क्या? तो केवल यही क्वेश्चन बनता है, वो दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं सतत श्रेणी की तरफ।
तो मेरे भाइयों अब हम लोग चलेंगे सतत श्रेणी की तरफ, और याद रखना सतत श्रेणी की माध्यिका, सतत श्रेणी की माध्यिका। और मेरे भाइयों ध्यान रखना सतत श्रेणी की माध्यिका कैसे निकालते हैं और मीडियन कॉन्टिन्यूअस श्रेणी से कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस श्रेणी से। तो देखो इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक तो हमको बारंबारता प्राप्त होगी, एक तो क्या प्राप्त होगी, बारंबारता, बारंबारता प्राप्त होगी। पहला काम तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा काम आपको और याद रखना है, वर्ग अंतराल प्राप्त होगा, वर्ग अंतराल प्राप्त होगा, बारंबारता होगी और वर्ग अंतराल प्राप्त होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला बता दूंगा एक, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन को समझेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। ये देखो इधर तो हम लोग लिख देते हैं प्राप्तांक, यहाँ प्राप्तांक लिख देते हैं और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक लिख दिया और यहाँ लिखा विद्यार्थियों की संख्या, बस इतना सा लिख। ठीक है, एक जगह प्राप्तांक आ गया, एक जगह विद्यार्थियों की संख्या आ गई। इसमें देखो बच्चों ऐसे आता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ऐसे आता है। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल आता है और तुमको वर्ग अंतराल का ही ध्यान देना था। चलो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। अब मान लो इधर 6 आ गया, 7 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर 13 आ गया और 9 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो मैंने संख्या दी है ना, इस संख्या का आपको क्या निकालना होगा, इस संख्या का आपको माध्यिका निकालनी होगी। इसको x बोलते हैं और इसको f बोलते हैं। ये f हो गया, विद्यार्थियों की संख्या को f बोल देंगे, उसको x बोल देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक नई टेबल और जोड़ लेते हैं, है ना। अब जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे ना, देखो आप जब नोट्स बनाओ ना बच्चों, तो आप एक काम कर देना, मैंने एक टेबल बनाई है सॉल्यूशन के लिए, मैं कोई दूसरी टेबल नहीं बना रहा हूँ, इसी टेबल के अंदर डेटा लिख रहा हूँ। कोई दूसरी टेबल नहीं बन रही है, इसी टेबल में डेटा लिखूंगा, तुमको दूसरी बनानी है। मेरे पास तो क्या बहुत से कलर अवेलेबल थे, तो मैंने तो सोच लिया कि कोई बात नहीं दूसरी बना देंगे, है ना। इसी को ही जुगाड़ बना देते हैं। देखो ये मैंने तो इसी को ही जुगाड़ बना दिया, आप लोग दूसरा बना लेना, है ना। ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो बड़ी समस्याएं हो जाएगी। इसको बच्चों हम CF बोलते हैं, ये हमारी संचयी बारंबारता है। जैसे हमने ये जो पिछला पढ़ा था ना, इसमें भी संचयी बारंबारता निकाली थी, पर इसमें वर्ग अंतराल नहीं था, तो इसी से हमारा काम चल गया। इसमें वर्ग अंतराल है तो काम इससे नहीं चलेगा। 6 के सामने 6 लिखो, 6 और 7 13 हो गया,
13 से 14 15 25 हो गया। 13 के बाद में क्या है, 13 में 12 जोड़े तो 25 हो गया। 25 में 13 जोड़े तो 38 हो गया। 38 के अंदर 9 जोड़े तो 47 हो गया। और 47 से 47 49 50 और 51 हो गया। ये लो, इतना सा आप लोगों को करना है। मेरी बात फिर से सुनो एक बार, मैं एक बार और काउंट कर लेता हूँ। देखो 13 और 7 20 हो गए, और 12 और 6 18 हो गए। 20 से 30 और 38, 38 से 39 40 41 51 हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों n का मान क्या होगा, आप जरा ध्यान से सोच के देखो। यहाँ पर n का मान आ गया 51। लास्ट वाली जो CF होती है ना, उसी के बराबर होता है। जो हमने तरीका इतनी देर लगाया, पिछले क्वेश्चन में लगाया, वो तरीका तो लगाना है ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, वो तो लगाना ही लगाना है। पर कुछ ना कुछ हम लोग नया भी लगा देंगे। अब देखो हम कुछ ना कुछ नया लगाएंगे, वो क्या होगा, पहले मेरी बात को समझना। माध्य का m का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1/2वां पद। ये लो, कोई बात नहीं, यही करना है। अब हम लोगों ने क्या 51 आ गया, 51 + 1 52, 52 में 2 का भाग दिया तो 26वां पद। अब मेरे भाइयों जब बोल दिया 26वां पद, तो 26वां पद कहाँ मिलेगा आप लोगों को, जरा ध्यान से देख के बताओ। 26वां पद या तो 26 खुद मिलेगा, या 26 से जस्ट बड़ा मिलेगा। या तो 26 खुद मिलेगा, या 26 से जस्ट बड़ा मिलेगा। हमें पता लगा कि भाई 26 खुद तो नहीं मिला, लेकिन 26 से बड़ा हम लोगों को मिल गया। जब 26 से बड़ा हम लोगों को मिल गया ना, तो हमने इस लाइन को फिक्स कर दिया। ये इतना करो, ये हो गया। पिछली बार तो क्या हुआ था, इस लाइन को जैसे ही फिक्स किया हमारा उत्तर आ गया था। अब हमारा उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें पता है 30 और 30 से लेके 40 तक कुछ भी आ सकता है। अब मेरी बात को सुनिएगा आप जरा ध्यान से, वो मेरी बात को ये सुनिएगा कि देखो एक चीज बताओ मुझे, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, वो बात आप ये समझने की कोशिश करो कि माध्यिका के लिए लाइन तो फिक्स कर दी, 26वां पद आया, हमने 26 लिख दिया। 13 से 25 के बाद में 38 तक इसी में आएगा, 26 इसी में आएगा। हमारा उत्तर आ रहा 30 से 40 तक। 26वां पद कौन है, 30 to 40 वाला है, ये हमारा 26वां पद है। अब हमको क्या करना है, 26वां पद यही तो है ना, हमको क्या करना है, तो हमें एक छोटा सा काम करना है। हमारा माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है m बराबर L1, L1 लोअर लिमिट होती है, L1 + n/2 -c डिवाइड f इंटू आई। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो भाई, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये गलती मत करना कि फॉर्मूला याद नहीं करके जाओ। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो 30 है ना, 30 ये हमारी लोअर लिमिट है, और ये हमारा f का मान है। और याद रखना एक चीज और है, मैं छोटी सी चीज समझाता हूं। यहाँ C लिखा हुआ है, तो C क्या होता है, C ऊपरी संचयी बारंबारता होती है। C क्या होता है, ऊपरी संचयी बारंबारता, जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, L1 का मान 30 लेना है, लोअर लिमिट हमको 30 लेनी है। ये रहा 30, ये हम लोगों ने लोअर लिमिट ले ली, L1 यहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, n/2, n का मान हमारे पास है 51/2 माइनस C का मतलब होता है ऊपरी संचयी बारंबारता, जो आपने सेलेक्ट किया है ना, उसके जस्ट ऊपर जो CF है वो होती है। चलो इसका मतलब 25 हो गया। और बट्टा में क्या करना है, बट्टा में आपको लिखना है F का मान। बट्टा में आपको लिखना है बच्चों F का मान लिखना है। F का मान यहाँ पर 13 आ गया। और गुणा में आपको क्या करना है, गुणा में I लिखना है ना। I का मतलब इंटरवल होता है, इंटरवल का मतलब वर्ग अंतराल होता है। ये I का मान होता है,
आई का मान वर्ग अंतराल होगा, आई का मान क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा, ये ध्यान रखना है। तो वर्ग अंतराल जो हमारे है ना वो टोटल 10 है, वर्ग अंतराल 10 है। 51 में 2 का भाग दिया 50.5, सॉरी 25.5, 25.5 में से 25 गया तो 0.5 बचा। आप देखो समझो, ध्यान से समझो, 51 में 2 का भाग दिया तो 25.5, 25.5 में से 25 गया, 25.5 में से 25 गया तो कोई बात नहीं, 0.5 बचा। 0.5 को 10 से गुणा किया, आपका यहाँ पर आ रहा है 30 प्लस 51 में 2 का भाग 25.5 में से 25 गया 0.5, 0.5 को 10 से गुणा किया 5 और बट्टा में आ रहा है 13। अब आप इसको थोड़ा सा सही लिखोगे ना, आप इसको लिख दोगे 30 सही 5 बट्टा 13, ये हमारी माध्यिका होती है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो तुमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, जब तक इस फॉर्मूले को नहीं रटोगे ना तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला तो तुमको आना ही चाहिए, है ना। एक फॉर्मूला माध्य का जो हमने पहले पढ़ लिया, है ना, एक माध्यिका का जो हमने अब पढ़ लिया, एक बहुलक का जो हम लोग कल पढ़ लेंगे, ये आपको कवर करना है। बाकी आप देखिएगा, मैं आपको सभी को बता देना चाहूंगा कि गणित की बहुत प्यारी सी पुस्तक आपको हर कहीं मिल जाएगी, लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन, नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में हम बात करें मैथ्स का पूरा कोर्स आपको जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वो का वो कोर्स आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये ध्यान रखना कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो भाइयों बाकी बातें हम कल करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।